ओके सो गुड मॉर्निंग। कल हम देख रहे थे कि मटेरियल का कॉस्ट निकालते वक्त व्हाट थिंग्स वी हैव टू ऐड एंड व्हाट थिंग्स वी हैव टू डिडक्ट। इफ एनीवन रिमेंबर्स, डिस्काउंट में ट्रेड डिस्काउंट एंड क्वांटिटी डिस्काउंट क्या करते हैं? डिडक्ट, करेक्ट। व्हाट अबाउट कैश डिस्काउंट? नॉट डिडक्टेड, व्हाई? बिकॉज इट इज ट्रीटेड एज फाइनेंस कॉस्ट, करेक्ट। व्हाट अबाउट सब्सिडी, ग्रांट? रिलेटेड टू मटेरियल देन डिडक्टेड। अगर क्वेश्चन में कुछ दिया नहीं तो विल अज्यूम कि इट इज रिलेटेड टू मटेरियल। जीएसटी के केस में अगर क्रेडिट अवेलेबल है, क्रेडिट अवेलेबल है मतलब क्या कि जो सप्लायर को पे किया उसका अगर हम क्रेडिट ले सकते हैं गवर्नमेंट को पे करते वक्त, तो फिर उसको ऐड करेंगे क्या? यस, अच्छा, ओके। एंड अगर क्रेडिट अवेलेबल नहीं है तो देन ऐड करेंगे, क्योंकि फिर वो हमारा कॉस्ट हो गया। अगर क्रेडिट अवेलेबल है तो फिर हमारा कॉस्ट नहीं हुआ वो, इसलिए विल नॉट एडेड। ठीक है। अब जीएसटी हुआ टैक्सेस में फर्स्ट पॉइंट। टैक्सेस में अब सेकेंड पॉइंट लिखो। और कौन से टाइप का कैश कॉस्ट हो सकता है, मतलब टैक्स हो सकता है गुड्स पे? एनीवन? हाँ, वैट तो नहीं लगता है वो, और क्या हो सकता है? एक्साइज ड्यूटी इज ऑल्सो नॉट देयर नाउ जीएसटी आने के बाद। कस्टम्स ड्यूटी इज पॉसिबल। कस्टम्स ड्यूटी मीन्स व्हाट? व्हेन वी इंपोर्ट गुड्स तो हमें इंपोर्ट ड्यूटी पे करनी पड़ती है एट द डॉक्स, या फिर जहाँ पे शिप किया हमने उनको गुड्स को वहां पे। अब ये जो इंपोर्ट ड्यूटी होती है, कस्टम्स ड्यूटी होती है, उसका क्रेडिट अवेलेबल नहीं होता है, तो व्हाट डू यू थिंक क्या करना चाहिए? करेक्ट, एडेड टू कॉस्ट सिंस क्रेडिट इज नॉट अवेलेबल। अगर अगर कभी उन्होंने क्वेश्चन में बोला सपोज कि क्रेडिट अवेलेबल है, तो फिर नहीं करेंगे ऐड। बट उसका क्रेडिट नहीं होता है अवेलेबल, तो कुछ नहीं दिया है तो विल नॉट, मतलब विल नॉट ट्रीट इट एज कि हमें क्रेडिट अवेलेबल है। नॉट अवेलेबल ऐसा ही अज्यूम करेंगे हम। नहीं नहीं, हम अगर देखो, अगर जीएसटी दिया है तो यू शुड अज्यूम कि क्रेडिट अलाउड है। अगर इंपोर्ट ड्यूटी दी है तो यू शुड अज्यूम कि क्रेडिट नहीं अलाउड, क्योंकि इंपोर्ट ड्यूटी का नहीं होता है, जीएसटी का होता है वेराज जनरली। और कौन सा टैक्स लग सकता है गुड्स परचेस करने पर? एनीवन? क्या? जीएसटी आने के बाद क्या रिप्लेस किया जीएसटी ने? क्या एनीवन टेल मी? कौन से टैक्सेस? सेल्स टैक्स एंड, हाँ ठीक है, सेंट्रल सेल्स टैक्स, वैट एंड एक्साइज ड्यूटी एंड सर्विस टैक्स, करेक्ट। सो सेल्स टैक्स, एक्साइज ड्यूटी, सर्विस टैक्स वर रिप्लेस्ड बाय जीएसटी, तो वो तो छोड़ दो। कस्टम्स ड्यूटी इंपोर्ट पे लगती है। देर आर, अच्छा नहीं, स्टैम्प ड्यूटी ना इमूवेबल प्रॉपर्टीज को लगती है, सो दैट विल नॉट बी एप्लीकेबल हियर। तो अंडरस्टैंड, we don't have to pay any other tax on purchasing the goods, but we might have to pay some tax on transportation of the goods. Okay, there might be some road tax, there might be some tolls which are not taxes, but transport के लिए हमें पे करना ही पड़ता है वो। there might be some local tax। ओके, जनरली कैंटोनमेंट बोर्ड्स वगैरह जो होते हैं, मिलिट्री बोर्ड्स, वहां पे रोड टैक्स लगता है, वहां से अगर ट्रांसपोर्ट करना है आपको तो। हम्म मुझे बोलो, ऐसे जो टैक्सेस पे करेंगे हम या जो टोल पे करेंगे, उसका क्रेडिट देगा क्या कोई हमें? नहीं, वो कोई वापस नहीं करेगा हमें, तो एडेड टू कॉस्ट।
Any doubt up to this point? Okay, next. अब ये पॉइंट नंबर बी था, ए था डिस्काउंट सब्सिडीज, बी था टैक्सेस। अब पॉइंट नंबर सी लिखो। पेनल्टीज एंड फाइन्स। पेनल्टीज एंड फाइन्स, उसमें फर्स्ट पेनल्टीज एंड फाइन्स। फर्स्ट लिखो डीमरेज। ओके, डीमरेज। नाउ कॉन्सेंट्रेट केयरफुली। सपोज हम कुछ गुड्स ट्रांसपोर्ट कर रहे हैं। वो ट्रांसपोर्टर जो था वो सप्लायर के हाथ से हमारी फैक्ट्री में लेके आया गुड्स। बट क्या हुआ, हमारी फैक्ट्री नॉर्मल वर्किंग डे था, फिर भी आर फैक्ट्री वॉज क्लोज्ड। तो फिर वो ट्रांसपोर्टर गुड्स दे पाएगा क्या हमारे यहाँ पे? नहीं। क्या करना पड़ेगा उसको? वो गुड्स लेके जाने पड़ेंगे खुद के यहाँ पे। एंड कहने से वो लेके जाने पड़ेंगे एंड उसको खुद को स्टोर करने पड़ेंगे एक दो दिन के लिए, जब तक हम नहीं लेते। Fine. अब उसको खुद को अगर स्टोर करने पड़ रहा है तो कहने से ही विल चार्ज सम अमाउंट फ्रॉम अस। तो ट्रांसपोर्टर ट्रांसपोर्टर के पास गुड्स लोड या अनलोड करते वक्त, लोड या अनलोड मतलब क्या, आइदर ट्रांसपोर्ट का गुड्स देते वक्त या ट्रांसपोर्टर से गुड्स लेते वक्त कुछ डीले हुआ तो ट्रांसपोर्टर जो अमाउंट चार्ज करता है हमसे उसको बोलता है डिमरेज। तो लिखो, इट इज इट इज अमाउंट चार्ज्ड बाय ट्रांसपोर्टर। It is amount charged by transporter for delay in loading or unloading of goods। तो पे करना ही पड़ेगा उसको। तो व्हाट डू यू थिंक, ऐड या एडेड या नॉट टू बी एडेड? ऐड, ऐड को दो वोट्स। हाँ, वो ओपन करना पड़ेगा, लिंक स्टार करके रखो व्हाट्सएप पे एंड देन यू हैव टू ओपन दैट एवरी टाइम। डाउनलोड नहीं होगा वो, यू हैव टू लोड इट एवरी टाइम। स्टार करके बुकमार्क करके रखो लिंक को। वही वही व्हाट्सएप पे जो लिंक है, व्हाट्सएप पे जो लिंक है उसको स्टार मार्क, स्टार करके रखो सो दैट यू कैन ओपन इट फ्रॉम देयर। या फिर क्रोम में बुकमार्क करके रखवालता। काव्या इज आल्सो सेइंग ऐड। अच्छा, डोंट ऐड। अच्छा, ओके, ऐड, ऐड, ऐड। ओके, व्हाई व्हाई दिस काव्या? क्यों कॉस्ट नहीं है? पे तो करना पड़ेगा ना हमें ट्रांसपोर्टर को। मतलब क्या, डीले किया तो, नहीं पे किया तो वो गुड्स देगा क्या हमें ट्रांसपोर्टर? उसने अगर टर्म्स एंड कंडीशंस में ही लिखा है कि आपको चार्जेस लगेंगे तो फिर हमें पे करने ही पड़ेंगे, डीले हुआ तो, राइट? लेकिन हुआ तो
ऐड करेंगे या नहीं ऐड करेंगे? हुआ तो ऐड करेंगे। अच्छा, नो, द आंसर इज वी विल नॉट ऐड इट बिकॉज व्हाट काव्या वाज सेइंग इज, मुझे बोले हमेशा होगा क्या? इज दिस अ नॉर्मल कॉस्ट? नो, दिस इज एन एबनॉर्मल कॉस्ट। मुझे बोलो, एबनॉर्मल कॉस्ट को हम क्या करते हैं? गुड्स मतलब गुड यूनिट्स पे स्प्रेड करते हैं या कुछ और करते हैं? करेक्ट। सो एबनॉर्मल कॉस्ट है तो वी चार्ज इट टू कॉस्टिंग पी एंड एल। उसको स्प्रेड नहीं करना है मटेरियल के अदर यूनिट्स पे, उसको डायरेक्टली कॉस्टिंग पी एंड एल में भेज देना है, दैट्स इट। विल सेंड इट टू कॉस्टिंग पी एंड एल, विल नॉट स्प्रेड इट ओवर गुड यूनिट्स। डीमरेज वगैरह है तो क्लियर? नेक्स्ट, सेकेंड, डिटेंशन चार्जेस और फाइन। डिटेंशन चार्जेस या फाइन, कैन यू टेल मी डिटेंशन का मतलब? वेरी गुड, मतलब किसने किसने डिटेन करना, ऐसा होगा उसका मतलब? हाँ, सप्लायर ने, या फिर मतलब करेक्ट, सम पार्टी ने उस गुड्स को डिटेन करके रखना। सप्लायर के केस में ऐसा वर्ड नहीं यूज करते। दिस हैपेंस जनरली। देखो, सपोज ऐसा हुआ कि आपने गुड्स इंपोर्ट किए, और गुड्स इंपोर्ट करने पर हमने इंपोर्ट ड्यूटी ही नहीं पे की, तो मुझे बोलो वो लोग, मतलब वो जो कस्टम्स अथॉरिटी होगी, वो हमें गुड्स देंगे क्या? नहीं, राइट, वो खुद के पास ही रखेंगे क्योंकि हमने इंपोर्ट ड्यूटी नहीं दी है। एक्चुअली आपको पता है कैसे गुड्स का क्या होता है? दिस इज नॉट रिलेवेंट हियर, लेकिन लिए ही नहीं गुड्स तो क्या होता है उसका? ऑप्शन होता है, वो बेच देते हैं, हाँ। बट ठीक है, हमने लिए लेकिन लेट लिए, मतलब एक 10 दिन बाद हम गए वहां पे और बोला कि अब भरते हैं हम इंपोर्ट ड्यूटी। तो कहने से ऑब्वियसली वो लोग कुछ एक्स्ट्रा चार्जेस लगाएंगे क्योंकि उनको स्टोर करना पड़े गुड्स। उसको बोलते हैं डिटेंशन चार्जेस। तो इन केस गुड्स आर डिटेन्ड बाय कस्टम्स या जीएसटी अथॉरिटीज, कि ट्रांसपोर्टर के पास डॉक्यूमेंटेशन नहीं था प्रॉपरली, या पुलिस भी डिटेन कर सकता है, कुछ इलीगल लगा उनको उसमें तो, राइट। सो इन दिस केस मतलब इतना ही लिखो, मतलब वो उसका मतलब है बस। इन केस गुड्स आर डिटेन्ड बाय कस्टम्स और जीएसटी अथॉरिटीज एटसेट्रा। और फाइन्स, मतलब कौन से फाइन्स लग सकते हैं? अच्छा, ऐसा कुछ हो सकता है कि ट्रक का जितना लोड, मतलब उसमें अलाउड था उससे ज्यादा सपोज हम लेके गए, तो फाइन लग सकता है। इन जनरल एनी ट्रैफिक फाइन्स वगैरह, एनीथिंग। अगेन लॉजिकली बोलो, क्या करना चाहिए? इसको ऐड करना चाहिए, नहीं ऐड करना चाहिए? करेक्ट, करेक्ट, सेम ऊपर का ऐसा। गुड। एबनॉर्मल, देयरफॉर चार्ज टू कॉस्टिंग पी एंड एल। कहीं पे भी एबनॉर्मल दिखा कॉस्टिंग में पूरे, तो कॉस्टिंग पी एंड एल पे ही जाना है हमेशा। हम्म इसीलिए जनरली एबनॉर्मल कॉस्ट हमारे लिए अच्छा होगा एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि उसको कुछ करना नहीं पड़ेगा, हमें उसको डायरेक्टली पी एंड एल में डालना पड़ेगा। डन, ओके। थर्ड लिखो, पेनल्टीज, मतलब एनी अदर पेनल्टीज। अब वो कुछ भी हो, पेनल्टी किसी ने भी लगाई हो, क्या लगता है आपको क्या होगा उसका? करेक्ट, ऑलवेज, कुछ भी हो, मतलब एनी अदर देन दीज टू, जो भी होगा पेनल्टी के फॉर्म में, तो वो एबनॉर्मल होगा, चार्ज इट टू कॉस्टिंग पी एंड एल।
अब लॉजिकली एक चीज देखो सर, सपोज ऐसा हो रहा है, सपोज इट हैपन्स कि हमें ऑलवेज जब हम गुड्स इंपोर्ट करते हैं, वी आर ऑलवेज 5 days लेट टू टेक देम, इसलिए हमें हमेशा 5 days के डिटेंशन चार्जेस लगते हैं, हमेशा लगते हैं। एंड इट हैज बिकम नॉर्मल नाउ कि हमेशा होता ही है वो, कोई भी गुड्स इंपोर्ट किए हमें पता है 5 दिन के डिटेंशन चार्जेस देने ही है उनको हमें। व्हाट डू यू थिंक, फिर उस केस में क्या करना चाहिए डिटेंशन चार्जेस को? करेक्ट, नॉर्मल ट्रीट करेंगे, एंड इन दैट केस इट शुड बी देन एडेड टू द मटेरियल, इज दैट करेक्ट? बट जनरली ऐसा होगा नहीं पेनल्टीज के केस में कि हर रोज नहीं पे करेगा कोई हर बार, बट अगर हो रहा है इन केस एनी कॉस्ट का कि इट इज पेड एवरी टाइम, देन ट्रीट इट एज नॉर्मल, डोंट ट्रीट इट एज अब नॉर्मल। करेक्ट, मतलब आइडियली क्या, उनका मैनेजमेंट इज नॉट दैट गुड। किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी, कौन से डिपार्टमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी रहेगी वो? नहीं, गुड्स जब हमारे यहाँ पे आते हैं ना, तब स्टोरेज की डिपार्टमेंट, तब स्टोरेज की स्टार्ट होती है, फाइनेंस भी नहीं। नहीं नहीं, गुड्स जब हमारी फैक्ट्री में पहुंचते हैं तब स्टोरेज डिपार्टमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी स्टार्ट होती है, तब तक इट इज रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ परचेज डिपार्टमेंट, ओके? या फिर परचेस में भी कोई सब डिपार्टमेंट होगा ट्रांसपोर्टेशन का, तो उनकी उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी। ओके, पॉइंट डी लिखो, अदर एक्सपेंसेस। अदर एक्सपेंसेस, हाँ नहीं, नंबरिंग कुछ भी करो, ए बी सी डी डब्ल्यू एक्स वाई जेड, वट 1 2 3 4 रोमन में चलेगा। अदर एक्सपेंसेस लिखो, सपोज इंश्योरेंस लगा, ट्रांजिट, कमीशन लगा, फ्रेट लगा, व्हाट डू यू थिंक क्या करेंगे इन कॉस्ट्स को? करेक्ट, लगता ही है, मतलब क्या करेंगे इनको? ऐड करेंगे, राइट? एडेड टू कॉस्ट ऑफ मटेरियल, because these are costs incurred to bring the inventory to its present location and condition, तो उनको पे करना ही पड़ेगा। हाँ, गुड्स इंश्योरेंस मतलब ट्रांजिट इंश्योरेंस। कमीशन, अगर देना ही पड़ेगा कमीशन हमें परचेस के लिए, तो फ्रेट मतलब कैरेज इनवर्ड्स, ट्रांसपोर्ट चार्जेस है तो वो। ओके, अब नेक्स्ट के लिए थोड़ा सा कॉन्सेंट्रेट करो सब लोग। कॉस्ट ऑफ कंटेनर्स, कॉन्सेंट्रेट एवरीवन, कॉस्ट ऑफ कंटेनर्स। अब लेट्स से हम एक कुछ स्पेशल टाइप का केमिकल परचेस करते हैं, लेट्स से यू परचेस सम स्पेशल केमिकल, केमिकल की ओके, तो वो केमिकल के लिए हमें एक ऐसा स्पेशल बैरल या कंटेनर लगता है, विच स्पेशल कंटेनर इज रिक्वायर्ड, विच इज अ बिट कॉस्टली। वो कंटेनर थोड़ा कॉस्टली है, अदरवाइज वो केमिकल रिएक्टिव है, हम किसी और चीज में नहीं रख सकते उसको, स्पेशल कंटेनर में ही रखना पड़ता है। तो जब वो केमिकल परचेस करेंगे हम, तो ऑब्वियसली वो कंटेनर के साथ ही आएगा। एंड इज इट पॉसिबल कि वो सप्लायर, अगर ये स्पेशल कंटेनर कॉस्टली है, इज इट पॉसिबल कि वो कंटेनर के लिए भी अलग चार्ज करेगा सप्लायर? फाइन, कि ऐसा हो सकता है कि सप्लायर क्या कर रहा है, केमिकल के लिए एंड प्लस थोड़ा सा कंटेनर के लिए भी चार्ज कर रहा है, बिकॉज दैट कंटेनर इज कॉस्टली। इज देयर वन अदर पॉसिबिलिटी कि वो कंटेनर सपोज सपोज रीयूजेबल है, तो वो सप्लायर शायद ऐसा बोल सकता है कि हमें कि कंटेनर यूज करके वापस करो हमें एम्प्टी होने पर। इज इट पॉसिबल कि वो बोलेगा केमिकल के में कंटेनर में, यूज इट एंड देन रिटर्न इट, फिर वापस उसमें ही देंगे हम नेक्स्ट टाइम?
इज दैट पॉसिबल? जैसे मिल्क और ऑयल के, हाँ, मिल्क और ऑयल के बैरल्स होते हैं ना, वो आपको लगता है क्या एक बार एक ही यूज होता है एंड फिर वो थ्रो करता है, ऐसा होता है क्या? मिल्क के वगैरह जो बैरल्स दिखते हैं हमें, वो एक बार ही यूज करते हैं क्या सिर्फ? आर दे यूज वन टाइम ओनली? नो, दे आर रीयूजेबल, राइट? मतलब ऐसा होगा कि सप्लायर हमें देगा उसमें, एंड हम एम्प्टी होने के बाद वापस सप्लायर को भेजेंगे, वापस उसमें ही देगा सप्लायर नेक्स्ट टाइम। फाइन। तो इसमें दो केसेस देखते हैं। लेट से जो कंटेनर है वो है नॉन रिटर्नेबल। नॉन रिटर्नेबल मतलब रिटर्न नहीं कर सकते, हमारे पास ही रखना पड़ेगा उसको फिर। हम्म, इस केस में सपोज वो सप्लायर ने ऐसा चार्ज किया केमिकल के लिए 100 रुपीज, बैरल के लिए लेट से 50 रुपीज, एंड टोटल 150, एंड वो नॉन रिटर्नेबल है, तो हमने क्या करना चाहिए फिर? ऐड होगा, करेक्ट? क्योंकि फिर कहने से वो 50 रुपीज हम कुछ नहीं कर सकते, हमें वो वापस भी नहीं मिलेंगे। इज दैट करेक्ट? फाइन। तो नॉन रिटर्नेबल है, तो एडेड टू द कॉस्ट। लेट से अगर रिटर्नेबल है, रिटर्नेबल मतलब क्या पहले देख लो। लेट से वो केमिकल के का कॉस्ट आता है 100, बैरल का कॉस्ट हमें पे करना पड़ता है बैरल के लिए 50, 150, बट दिस इज रिटर्न्ड बाय सप्लायर वंस वी रिटर्न द बैरल। हाँ, वंस वी रिटर्न द बैरल। तो क्या लगता है आपको, कॉस्ट है क्या ये? राइट? कहने से इन दिस केस दिस इज नॉट अ कॉस्ट, फिर इसको ऐड करना चाहिए क्या? व्हाट इज इट देन? कॉस्ट नहीं है वो एक्चुअली। इसके लिए कुछ स्पेसिफिक वर्ड हम यूज कर सकते हैं। क्या वर्ड यूज कर सकते हैं ये 50 रुपीज के लिए इन दैट केस? एनीवन? हाँ, वेरी गुड, वेरी गुड, करेक्ट। कैन आई कॉल इट सिक्योरिटी डिपॉजिट? क्यों ले रहा है वो सप्लायर हमसे? क्योंकि हम अगर हमने नहीं दिया तो वो नहीं देगा वापस फिर। इज इट लाइक अ सिक्योरिटी डिपॉजिट? करेक्ट। तो अकाउंटिंग वाइज, अकाउंटिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा, तो कैन आई से इट शुड नॉट गो टू कॉस्ट, इट शुड गो टू वेयर? कहाँ पे जाना चाहिए? पी एंड एल या बैलेंस शीट? बैलेंस शीट में जाएगा एज एसेट, करेक्ट। सिक्योरिटी डिपॉजिट है, वापस जाके रिटर्न मिलने वाला है, तो इट इज एन एसेट फॉर अस। करंट एसेट्स में जाएगा वो 50 रुपीज। ओके, क्लियर? फाइन, ये नोट करो। फिर और एक केस बोलता हूँ आपको, वो बताओ आप ही मुझे। श्रावणी, स्क्रीन अभी भी नहीं दिख रहा है क्या? ये दिख रहा है अब? अभी देखा मैंने वो चैट। हम्म, नोट कर लो ये, देन विल प्रोसीड। और एक केस इसमें देता हूँ फिर आपको। काहीच नाही स्क्रोल करायला, कुठे इकडे? हेडिंग कॉस्ट ऑफ कंटेनर्स, कॉस्ट ऑफ कंटेनर्स। अभी और एक हेडिंग बाकी है बस। एक मेन हेडिंग और उसमें एक सब हेडिंग सिर्फ। स्केल, हाँ, स्केल कॉस्टिंग में मत यूज करो प्रेफरेबली इतना भी। वो कॉलम्स ऐसे ड्रॉ मत करो, मतलब इतना टाइम नहीं होगा एग्जाम में हमारे पास। कुछ चैप्टर्स के लिए बस हमें करने ही पड़ेंगे, जहाँ पे एकदम 10 कॉलम्स आएंगे, वहां पे हमें करना ही पड़ेगा। हाँ, पर्टिकुलर अमाउंट करो, उसके नीचे लिखो, वो ड्रॉ करने की जरूरत नहीं है। यू डोंट हैव दैट टाइम, दैट मच टाइम इन एग्जाम।
हाँ अकाउंट्स में आदत होगी आपको। कॉस्टिंग में इज ओके, बट कुछ चैप्टर्स में हमें 10 कॉलम्स करने पड़ेंगे एकदम, वहां पे आपको स्केल यूज करनी ही पड़ेगी कंपलसरी। अदरवाइज वो खुद को ही नहीं समझेगा आपको क्या लिखा है, सामने वाले का तो सवाल ही नहीं आता फिर। और अल्ताफ के जैसा हैंड राइटिंग होगा या मेरे जैसा होगा तो समझेगा ही नहीं फिर। अच्छा तुम्हारा खुद का भी बुरा है प्रगुण, और फिर भी मुझे बोलते हो तुम। अच्छा। नहीं समझेगा, अच्छा। मतलब खुद का भी बुरा है फिर भी मुझे बोलते हो हैंड राइटिंग से तुम। अच्छा इतना भी नहीं है, ओके। हाँ। ओके, जब जब हम क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे वैसे भी मैं आपको बोलने वाला हूँ नोटबुक्स के फोटोज भेजने को, टू चेक योर प्रेजेंटेशन, तो तब समझेगा मुझे। हाँ हाँ हाँ। लेकिन जब दो तीन कॉलम्स होते हैं तो ऐसा नहीं होना चाहिए कि एक कॉलम स्टार्ट हुआ और वो गया दूसरे कॉलम में आगे जाके। अच्छा, नहीं उतना भी बड़ा नहीं होते क्वेश्चंस कि 2 पेजेस लगेंगे आपको कंबाइंड। कौन कौस्तुभ आयुष होगा ना? हाँ। अच्छा। हाँ सुबह कॉस्टिंग होता था ना उनका 7 to 9, आपके जैसा ही। डन। हाँ। हाँ देखो मोहम्मद, अगर वो रिटर्नेबल है, मतलब अगर हम यूज करके उनको वापस कर सकते हैं, तो क्या होगा देखो, सप्लायर हमसे 150 ले रहा है अभी, बट जब हम वो बैरल रिटर्न करेंगे तो 50 रुपीज भी रिफंड देगा। इज इट करेक्ट? हाँ, अब अगर हमने ही रख लिया वो बैरल, हाँ अगर हमने ही रख लिया वो बैरल, तो क्या करना चाहिए? कैन एनीवन टेल मी? करेक्ट, वेरी गुड, वेरी गुड। बैरल को मोहम्मद सिक्योरिटी डिपॉजिट से हटा के फिक्स एसेट्स में डाल सकते हैं क्या फिर हम? राइट, क्योंकि फिर वो एसेट हो गया, विल एवरी टाइम यूज इट देन फॉर दैट केमिकल। और मतलब अगर सब सिग्निफिकेंट है तो फिक्स एसेट में डालेंगे, मटेरियल नहीं है इतना तो एक्सपेंस में डाल देंगे उसको, बट मटेरियल में नहीं ऐड करेंगे, अलग से एक्सपेंस में डालेंगे उसको। डन, कैन बी प्रोसीड? यार उतना है। ओके, तो इस केस में लेट्स सी इफ एनीवन कैन टेल मी कितना ऐड करना चाहिए। एक एक केस 3 लेते हैं सही, कि वो केमिकल, सेम सेम, कि केमिकल के का कॉस्ट है 100, बैरल का कॉस्ट है 50, टोटल 150। अब सप्लायर ने ऐसा बोला है कि ऑन रिटर्निंग ऑन रिटर्निंग द बैरल वी विल गेट ₹20 बैक, मतलब 20 का ही रिफंड मिलेगा, सिर्फ 50 का पूरा रिफंड नहीं मिलेगा। तो फिर कैन एनीवन टेल मी मटेरियल का कॉस्ट कितना आएगा इस केस में? 130, ओके। एनीवन एल्स? 150 पे किया है, लेकिन 20 ही रुपए बैक मिलेंगे, रिटर्न मिलेंगे, 50 नहीं मिलेंगे। 130, करेक्ट है 130। डज एवरीवन एग्री 130 रुपीज कॉस्ट आना चाहिए? क्योंकि उसमें से 20 रुपीज आर लाइक सिक्योरिटी डिपॉजिट, वेरस 30 रुपीज इज लाइक कॉस्ट। 20 रुपीज वापस मिलेंगे तो दे आर लाइक सिक्योरिटी डिपॉजिट, वेरस 30 रुपीज इज लाइक कॉस्ट, कि वो तो पे करना ही पड़ेगा, वो वैसे भी वापस नहीं मिलेगा। करेक्ट, 130 इज करेक्ट। ये भी एग्जांपल नोट करो कि पार्शियल रिफंड मिल रहा है तो क्या करना है, so that then we'll go to last point of this, and then we can go to
एक्चुअल न्यूमेरिकल्स, अब सिलेबस के सच वाले न्यूमेरिकल्स के साथ स्टार्ट करते हैं। वो पहले चैप्टर के जो न्यूमेरिकल्स थे, वेरिएबल, फिक्स्ड, बाइफर्केशन, इतना बेसिक आपको नहीं आएगा कभी भी। हाँ, अब न्यूमेरिकल स्टार्ट होंगे। एंड थोड़ा सा ये जो थियरी हम देख रहे हैं ना, ये सिर्फ मटेरियल, लेबर एंड ओवरहेड्स में आने वाला है। उसके बाद तो फॉर्मूला बुक में बहुत रेयरली कुछ अपडेट होगा। न्यूमेरिकल्स न्यूमेरिकल्स बहुत सारे होने वाले हैं। नहीं, वो क्वेश्चन आंसर्स वाले इसमें करो फिर। फॉर्मूला बुक में सिर्फ उसके उसको समराइज करेंगे फॉर्मूला बुक में न्यूमेरिकल्स को होने के बाद, कि जो भी एडजस्टमेंट आएंगे विल राइट इट हियर। पेज नंबरिंग ना, पेज नंबरिंग करना पड़ेगा क्वेश्चन आंसर्स वाले नोटबुक को आपको, कंपलसरी। डन, कैन वी गो टू लास्ट पॉइंट? क्या? नहीं, मत करो फॉर्मूला नोटबुक में। अगर फॉर्मूला नोटबुक में ही अपने क्वेश्चन आंसर्स किए तो आपको बाद में मिलेगा ही नहीं, क्योंकि आपने वो क्वेश्चन बैंक देखा है, कितने क्वेश्चन है उसमें? 42 क्वेश्चंस है। तो 42 क्वेश्चंस में आप ये ढूंढने गए कि बीच बीच में कहाँ पे थियरी लिखी है, कहाँ पे थियरी लिखी है, तो वो मिलेगा ही नहीं। हम्म। हाँ। अच्छा। नहीं, फिर भी दो नोटबुक्स करो। डोंट मेक अ सिंगल नोटबुक। हाँ, नोट्स बनाते हो, यू शुड यूज डिफरेंट पेन्स, फिर भी डिफरेंट नोटबुक्स बनाओ। बिकॉज ये सब पार्ट आप बाद में पढ़ सकते हो ना एक दिन में फिर। डन, लास्ट पॉइंट। जाएगा लास्ट पॉइंट पे। हाँ। लिखो शॉर्टेज। शॉर्टेज बिकॉज कहने से शॉर्टेज इज ऑल्सो लाइक अ लॉस। कॉस्ट नहीं लेकिन लॉस है, इज इट करेक्ट? शॉर्टेज मतलब क्या, कि हमने परचेस किए 100 kg, लेकिन हम हमारे यहाँ पे पहुंचा सिर्फ 80 kg, तो उसको बोलेंगे शॉर्टेज। नाउ कंसिडर वेरी केयरफुली। शॉर्टेज मतलब क्या? शॉर्टेज इन, लेट्स से, ट्रांजिट। शॉर्टेज इन स्टोरेज भी हो सकता है। शॉर्टेज इन स्टोरेज को कैसे ट्रीट करेंगे वो हमें स्टोर्स में दिखना है। बट शॉर्टेज इन ट्रांजिट को कैसे ट्रीट करना है अभी देखते हैं। ट्रांजिट मतलब, हाँ मतलब हमारे यहाँ तक लेके जब आएंगे हम गुड्स, तब उसमें कुछ शॉर्टेज हुआ तो हाउ विल बी ट्रीटेड? हाँ, गुड्स लॉस्ट हो गए, करेक्ट, लिखो। शॉर्टेज इन ट्रांजिट मतलब क्या? गुड्स डैमेज्ड और लॉस्ट इन ट्रांसपोर्ट। क्या? शॉर्टेज। हाँ। हाँ, कहने से यहाँ पे हमें हम यहाँ पे हमें ये दिखना ही नहीं है कि वो रिकवरेबल है, रिकवरेबल नहीं है। यहाँ पे हमें ये दिखना है कि वो नॉर्मल है, एबनॉर्मल है। इज इट करेक्ट? वो रिलेवेंट होगा हमारे लिए, राइट? तो उसमें लिखो नॉर्मल शॉर्टेज। नॉर्मल शॉर्टेज। ओके, अब 100% कॉन्सेंट्रेशन चाहिए सबका। नॉर्मल शॉर्टेज मतलब क्या, समझ लो। इफ some portion, some specific portion is damaged every time, is damaged every time। एवरी टाइम मतलब वो अनअवॉइडेबल है। जब हम वो गुड्स गाड़ी से लेके आते हैं तो हमेशा उसका 10% गुड्स लॉस्ट ही हो जाते हैं। तो कहने से उसको नॉर्मली ट्रीट करना बेटर है, फिर वो हमेशा होता है तो। करेक्ट। तो एवरी टाइम डैमेज होता है कुछ, तो उसको हम नॉर्मली ट्रीट करेंगे। अब नॉर्मल ट्रीट किया है तो कैन आई से इट शुड बी स्प्रेड ओवर गुड यूनिट्स।
अब स्प्रेड ओवर गुड यूनिट्स मतलब क्या वो बोलता हूँ, लेकिन अभी लिख लो सिर्फ शुड बी स्प्रेड ओवर गुड यूनिट्स। फिर एक एग्जांपल देखते हैं। ओके, अभी एग्जांपल एकदम ठीक से समझ लो सब लोग। लेट्स से 1,000 यूनिट्स आर परचेस्ड, 1,000 यूनिट्स आर परचेस्ड एट ₹20 ईच। तो मतलब परचेस कॉस्ट कितना है हमारा टोटल? 20,000। let's say now, let's say 100 units is normal loss, 100 units is normal loss, 200 करो उसको। let's say 200 units is normal loss। normal loss मतलब क्या कि वो होने ही वाला है, हमें पता है। now tell me if 200 units is normal loss, normal loss मतलब वो हमेशा होता है। अगर 200 यूनिट्स का लॉस हमेशा होता है तो ये 20,000, ये 1,000 यूनिट्स का कॉस्ट है क्या? नहीं, ये कितने यूनिट्स का कॉस्ट है फिर? करेक्ट। डज एवरीवन एग्री कि ये 20,000 एक्चुअली 800 ही यूनिट्स का कॉस्ट है? क्योंकि 200 यूनिट्स वैसे भी लॉस होने वाले। फाइन, देयरफॉर कैन आई से अब परचेस कॉस्ट जो है टोटल which is 20,000, that should now be spread over only net units which is 800 units, करेक्ट। एंड अब हमारा कॉस्ट पर यूनिट कितना होना चाहिए, कितना था वो डिवाइड करके? 25 रुपीज पर यूनिट। तो फिर ऐसा हो रहा है कि देखो ये स्टेटमेंट से इफ यू एग्री, देयरफॉर बिकॉज ऑफ नॉर्मल लॉस cost of cost of good units is inflated, करेक्ट। गुड यूनिट्स का कॉस्ट क्या हो गया? इन्फ्लेट हो गया, मतलब इंक्रीज हो गया। 20 था 25 हो गया बिकॉज ऑफ नॉर्मल लॉस। डन लिखा सबने? लिख लो, पूरा लिख लो, मतलब ठीक से। हाँ हाँ, करेक्ट, कंसाइनमेंट में किया होगा आप लोगों ने। करेक्ट करेक्ट। अब हमें नियरली एवरी चैप्टर में नॉर्मल एबनॉर्मल लॉस आने वाला है, नियरली एवरी चैप्टर विच डील्स विद मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स। क्लियर है? कैन वी प्रोसीड? सेकेंड लिखो एबनॉर्मल शॉर्टेज। किसी को वेट करना है तो बोलो। एबनॉर्मल शॉर्टेज मतलब क्या? विच इज नॉट नॉर्मल। नॉट नॉर्मल मतलब एक्सीडेंट्स वगैरह हो सकते हैं, या कोई थेफ्ट वगैरह हो सकता है, विच डज नॉट नॉर्मली हैपन। हर बार नहीं होता है वो शॉर्टेज, सिर्फ लेट से इस बार हुआ है कि 200 यूनिट्स लॉस्ट हो गए। सेम केस लेते हैं एग्जैक्टली। 1,000 यूनिट्स परचेस्ड एट 20 ईच, 200 यूनिट्स लॉस्ट एबनॉर्मली। अब मुझे बोलो परचेस कॉस्ट कितना है टोटल, यहां पे भी अभी भी 20,000। अब ये जो 200 यूनिट्स का कॉस्ट है
उसको क्या करना चाहिए? एबनॉर्मल वर्ड आया मतलब क्या करना चाहिए उसको? कॉस्टिंग पीरियड में करना चाहिए, राइट? तो व्हाट विल डू इज, गुड यूनिट जो है 800 यूनिट्स उनको सेपरेट करेंगे, 200 यूनिट जो लॉस है उसको सेपरेट करेंगे। मुझे बोलो 20,000 को उस रेशियो में डिवाइड किया तो क्या आएगा? या फिर उसको इंटू 20 करो, 800 इंटू 20 एंड 200 इंटू 20, विल इट बी 16,000 एंड 4,000? कैन आई से 16,000 मटेरियल कॉस्ट में जाने चाहिए एंड 4,000 costing P&L, correct? That's it. 16,000 should go to material cost, 4,000 should go to costing P&L because that is abnormal loss. Note this down, then we can finally now go to questions. हो गया? Done? Okay. राइटिंग अच्छी हो रही है, अच्छा गुड, अच्छा दिख रहा है, अच्छा अच्छा है नहीं, हाँ। ओके, सो फाइनली लेट्स स्टार्ट विथ एग्जाम में जैसे एक्चुअल क्वेश्चंस आते हैं वैसे क्वेश्चंस। सो कम टू क्वेश्चन बैंक, मतलब अभी तो स्क्रीन पे देखो छोटे से ही क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 2 पे आओ, क्वेश्चन नंबर 2। An invoice in respect of a consignment of chemicals A and B provides the following information. Chemical A 1000 kgs at 10 per kg, chemical B 8000 kgs at 13 per kg. रेलवे फ्रेट 3840 रुपीज लगा है टोटल में, एंड बेसिक कस्टम्स ड्यूटी इज 10% ऑफ परचेस कॉस्ट, क्रेडिट इज नॉट अलाउड। ठीक है। Shortage of 500 kgs and 320 kgs was noticed in A and B respectively. You are required to determine rate per kg of each chemical, assuming a provision of 2% for further deterioration. Okay, let's solve together, एक साथ solve करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, हमें निकालना क्या है अल्टीमेटली, वो हमेशा पहले देखना है। क्या फाइंड करना है हमें अल्टीमेटली? टोटल कॉस्ट फाइंड करना है क्या, लेकिन रीड केयरफुली। पर केजी, करेक्ट। रेट पर केजी हमें निकालना है। अब कॉन्सेंट्रेट, अगर रेट मतलब कॉस्ट पर केजी निकालना है तो कहने से हमें दो चीजें निकालनी पड़ेगी, पहले तो कॉस्ट निकालना पड़ेगा एंड देन उसकी क्वांटिटी निकालनी पड़ेगी केजीज में, एंड देन डिवाइड करना पड़ेगा। इज दैट करेक्ट? फाइन। तो कॉस्ट में तो हमें अब तक जो लिखा वो सब अप्लाई करेंगे, क्वांटिटी के लिए शॉर्टेज वाला पार्ट अप्लाई करेंगे जो अभी देखा हमने कि क्वांटिटी में कैसे एडजस्ट करना है, क्या करना है। तो ठीक है, चलो ट्राई करते हैं एक साथ करने का। पहले कॉस्ट मतलब एक ही स्टेटमेंट में दो पार्ट्स बनाएंगे, पहले कॉस्ट वाला फिर क्वांटिटी वाला। कॉन्सेंट्रेट प्रेजेंटेशन हैज टू बी प्रॉपर। सो नोटबुक में यू शुड गिव क्वेश्चन का रेफरेंस नंबर, नोटबुक में पेज नंबर डाल के रखो, एंड कहीं पे तो, हाँ कहीं पे तो इंडेक्स बनाओ, कहीं पे तो इंडेक्स बनाओ, क्योंकि अब प्रिंट आउट नहीं है आपके पास। प्रिंट आउट आने पर क्या करो, प्रिंट आउट आने पर यहीं पे नोटबुक का पेज नंबर लिख के रखो कि नोटबुक का पेज नंबर 4 है ऐसे। बट प्रिंट आउट आने तक कहीं पे एक इंडेक्स बनाओ कि मटेरियल कॉस्ट का क्वेश्चन 1 इस पेज पे, क्वेश्चन 2 इस पेज पे, क्वेश्चन 3 इस पेज पे, एंड सो ऑन। ओके, 4 5 6 7 8 9 10, हाँ इंडेक्स में ही लिखो या एंड लास्ट पेज पे लिख दो नोटबुक के। ये नया वाला
नहीं एडिट कर पाओगे, लेकिन शायद कर पा रहे हो क्या वो भी? तो वहीं पे नोट कर लो नोटबुक का पेज नंबर, एंड नोटबुक का पेज नंबर यहाँ पे नोट करना है, एंड कंपलसरी नोटबुक में प्रॉपर क्वेश्चन नंबर ऐसा प्रोमिनेंटली लिखना है कहीं पे। अदरवाइज जब एकदम ऐसे 40-50 क्वेश्चन हो जाएंगे तो आपको मिलेगा ही नहीं क्वेश्चन कहीं पे। एंड थ्रू आउट ये पूरा सिलेबस हमें 5 to 6 नोटबुक्स लगने वाले, तो वापस आपको नहीं मिलेगा फिर कहाँ पे गया और कहाँ लिखा था। दैट शुड नॉट हैपन। क्रॉस रेफरेंसिंग दोनों साइड से होना चाहिए, नोट्स टू नोटबुक, नोटबुक टू नोट्स। हाँ, एंड और एक चीज, जब प्रिंट आउट फाइनल बुक का मिलेगा उसमें पेज नंबर्स होंगे, तो इसके भी पेज नंबर्स का रेफरेंस दे सकते हो। अभी नहीं है इस पे पेज नंबर्स क्योंकि ये अलग अलग है इसलिए। डन। सो लेट्स स्टार्ट। हमेशा याद रखो कि हमें जो करना है वही हमें हेडिंग में लिखना है। हमें क्या फाइंड करना है? रेट पर केजी। सो लेट राइट स्टेटमेंट शोइंग कैलकुलेशन ऑफ कॉस्ट पर केजी या रेट पर केजी। लेट्स मेक टू कॉलम्स, पर्टिकुलर्स, रुपीस। ओके, दो आइटम्स, दो मटेरियल है ना, रुको, ए और बी के दो करने पड़ेंगे ना। पर्टिकुलर्स मटेरियल ए, मटेरियल बी। अब पहले कॉस्ट निकालते हैं, कॉस्ट। मुझे बोलो कॉस्ट में फर्स्ट थिंग क्या ऐड करनी पड़ेगी? करेक्ट, मतलब कहने से उनका ये बेसिक कॉस्ट पहले ऐड करना पड़ेगा, ये बेसिक है ना कॉस्ट, करेक्ट। तो चलो बेसिक परचेस कॉस्ट ऐड करते हैं पहले। 10,000 केजीज एट 10 पर केजीज एंड 8,000 केजीज एट 13 पर केजी। कितना आ रहा है बोलो मुझे? 1 लाख एंड 1,04,000। ओके, ठीक है। फ्रेट ऐड करना चाहिए या नहीं ऐड करना चाहिए? ऐड करेंगे, राइट? क्यों? क्योंकि वो तो नॉर्मल कॉस्ट है फ्रेट। ठीक है, अब ऐड करना चाहिए। तो कैन एनीवन टेल मी, वो टोटल में दिया है, उसको बाइफरकेट कैसे करेंगे ए एंड बी में? 3840 को हमें बाइफरकेट करना पड़ेगा ना ए एंड बी में। हाउ विल बी बाइफरकेट? वेट के हिसाब से। ओके, करेक्ट, मतलब मोहम्मद इज सेइंग वेट के रेशो में डिवाइड करेंगे, ठीक है। किसी को कुछ और बोलना है क्या? वेट के रेशो में करना चाहिए या वैल्यू के रेशो में करना चाहिए? एनीवन? क्योंकि उनका वेट कितना है? वेट है उनका 10,000 is to 8,000 केजीज है ना, शायद क्या है? करेक्ट, 1000 केजीज to 8,000 केजी उनका वेट है, राइट? तो इस रेशो में करना चाहिए या वैल्यू के रेशो में करना चाहिए? चलो इसको एक वोट आया, एनीवन? सॉरी। ओके, ओके। और किसी को क्या लग रहा है? ये सारे ही अल्ताफ, तुमने वैल्यू बोल रहे हो तुम, राइट? तो करेक्ट, वैल्यू टिक किया इन्होंने, हाँ। सलोनी, वैभवी, यस, प्रोपोर्शनेट व्हाट? अच्छा, वैभवी सेइंग वैल्यू, ओके। काव्या वैल्यू, ओके। वैल्यू विश्वजीत, ओके। सलोनी प्रोपोर्शनेट ऑफ व्हाट? वेट। हाँ, आकांक्षा। हाँ, यस, ये तो है, प्रगुण वेट, ओके।
आकांक्षा व्हाट वैल्यू या वेट? वेट। अच्छा, इक्वल वोट्स आ गए उसको, ओके। किसी ने बोला नहीं अब तक। अल्लाह न्यूट्रल है, अच्छा अब वो दोनों बोल रहा है। सर श्रावणी सिंह वेट। ओके, देखो, वेट इज मोर लॉजिकल, ओके, बिकॉज जनरली रेलवे का जो फ्रेट होता है ना, वो वेट के बेसिस पे करता है। इनफैक्ट ट्रांसपोर्टर भी जो चार्ज करता है वो वेट के बेसिस पे करता है। सो वेट इज मोर लॉजिकल। सो जब भी फ्रेट आएगा या ट्रांसपोर्ट चार्जेस आएंगे, यू हैव टू गिव फर्स्ट प्रायोरिटी टू वेट। तो वेट के रेशियो में पहले डिवाइड करना है उसको, नॉट इन टर्म्स ऑफ वैल्यू। तो अब इसका आपको वर्किंग दिखाना पड़ेगा हमेशा। फॉर एवरी सिंगल थिंग यू हैव टू शो वर्किंग। जैसे कि रेलवे फ्रेट कितने रुपीस है टोटल? 3840 रुपीज। और कौन से रेशो में डिवाइड करना है हमें अब वो? कैन आई से 10,000 is to 8,000? सो रुपीज 3840 इन रेशो ऑफ वेट, ऐसे लिखना है वहां पे। दैट इज 10,000 is to 8,000। फिर वो कैलकुलेशन नहीं दिखा तो ठीक है, आपने लिखा तो उनको पता है, अब आपकी रेशियो में डिवाइड कर सकते हो शायद, मतलब शायद, हाँ। मैथ्स आपने किया है फाउंडेशन में, ऐसा वो अज्यूम कर रहा है। हम्म। तो कैन यू टेल मी कैसे रेशियो में डिवाइड करते हैं? लिखो मत, मैं सिर्फ मैथ्स याद है क्या देख रहा हूँ। 10:8 में कैसे डिवाइड करते हैं? हाँ, मतलब कैसे करते हैं, प्रोसेस आई एम आस्किंग कि 3840 क्या करेंगे? हाँ करेक्ट, ये दिस टोटल, करेक्ट, दिस टोटल इज लाइक 18। तो टोटल से डिवाइड करेंगे, करेक्ट, डिवाइड बाय 18 एंड इनटू, यहाँ पे 10, करेक्ट, एंड यहाँ पे 8। हाँ, अगर वो पॉइंट में आ रहा है तो राउंड ऑफ कर दो रुपीज में। कितना रहा है वो? 2133। हाँ, पैसे इग्नोर कर दो। एंड बी? बी का कितना रहा? 1706.666, राइट। सो 1707 करना चाहिए, राइट। करेक्ट। सो उनका टोटल 3840 होना चाहिए, वहां पे डिफरेंस मत लाओ, 1-2 रुपए का बस, बाकी कुछ भी करो। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, ये डन सबका। नेक्स्ट पॉइंट है बेसिक कस्टम्स ड्यूटी। आप ही बोलो, ऐड करना है या नहीं करना है? हाँ, और उन्होंने स्पेसिफिकली दिया है आगे, देखो, क्रेडिट इज नॉट अलाउड। नॉट अलाउड है तो क्या करना है? ऐड करेंगे, करेक्ट, कॉस्ट है फिर वो हमारा। हम्म। नाउ व्हाट डू यू थिंक, वो जो कस्टम्स ड्यूटी 10% है, बेसिक कस्टम्स ड्यूटी 10%, दैट शुड बी 10% ऑफ व्हाट? ओके, मतलब ए प्लस बी को एक वोट आया कि ए प्लस बी करके उसका 10%, ठीक है। प्रगुनी सिंह से, अब बट किसका, सिर्फ ए पॉइंट का या ए प्लस बी पॉइंट का? सिर्फ इसका 10% लेना है या टोटल करके 10% लेना है? डिसाइड करो, डिसाइड करो। बेसिक वैल्यू क्या ही होगा? ओके, मतलब ये गया वोट, ठीक है। एनीवन एल्स? बाकी लोगों का वोट? बेसिक, बेसिक सिर्फ ए। करेक्ट, बेसिक इज करेक्ट। क्यों? क्योंकि देखो, कस्टम्स ड्यूटी लगती है इंपोर्ट करने पर, मतलब ये मटेरियल उन्होंने इंपोर्ट किया है, एंड कहने से रेलवे फ्रेट जो है वो उसके बाद लगा होगा।
राइट, ऑब्वियसली ये पहले होगा एंड ये बाद में होगा, राइट। मतलब आइडियली हमने वो पॉइंट ही पहले लिखना चाहिए था और पॉइंट भी बाद में लिखना चाहिए, बट दैट इज ओके, ऑर्डर तो डज नॉट मैटर। बट फिर 10% ऑफ ए लेना चाहिए, इसलिए अब वो पॉइंट ए बी सी लिखना है जो मैं बोल रहा हूँ यहाँ पे हमेशा, सो दैट यू कैन राइट 10% ऑफ ए। अदरवाइज आपको हर बार लिखते बैठना पड़ेगा 10% ऑफ बेसिक परचेज कॉस्ट। इतना टाइम है क्या हमारे पास? नहीं है। लिखो 10% ऑफ ए। और कुछ कॉस्ट नहीं है वहां पे? नहीं है, ऐड कर दो। टोटल मटेरियल कॉस्ट। हाँ, यस। शॉर्टेज मुझे बोलो कॉस्ट में एडजस्ट होगा या यूनिट्स से एडजस्ट होगा? क्या क्या था हमने यहाँ पे? यूनिट से एडजस्ट होगा एंड देन कॉस्ट उस पर स्प्रेड करेंगे, राइट। तो अभी शॉर्टेज नीचे लिखेंगे। कॉस्ट का टोटल कितना रहा है बोलो मुझे? 1,12,133। इसका बोलो कोई तो टोटल मुझे। नहीं, 2। ऐसा ही करा के देखो। हाँ, करेक्ट। हैज एवरीवन रीच्ड दिस पॉइंट? ओके, कॉस्ट तो निकाला टोटल। अब क्या निकालना पड़ेगा नीचे? पर यूनिट, मतलब उसके लिए क्वांटिटी निकालनी पड़ेगी। पॉइंट ई से क्वांटिटी का वर्किंग स्टार्ट करते हैं, चलो। पॉइंट ई से लेट स्टार्ट क्वांटिटी का वर्किंग। मुझे बोलो पहले परचेस्ड क्वांटिटी, क्वांटिटी परचेस्ड कितनी थी? हाउ मच वाज क्वांटिटी परचेस्ड ऑफ ए एंड बी? 10,000 एंड 8,000। करेक्ट। 10,000 kgs, 8,000 kgs। फिर अब कॉन्सेंट्रेट वेरी केयरफुली। इसमें शॉर्टेज हुआ है इतना, 500 एंड 320 kgs का। मुझे बोलो अगर वो नॉर्मल शॉर्टेज है तो हमने क्या करना चाहिए? वो ट्रीटमेंट देखो फॉर्मूला बुक में जाके, एंड मुझे बोलो नॉर्मल शॉर्टेज तो क्या, मतलब यहाँ पे इस स्टेटमेंट में मैंने क्या करना चाहिए नॉर्मल शॉर्टेज है तो? करेक्ट। डज एवरीवन एग्री कि क्वांटिटी परचेस से माइनस करना चाहिए फिर उसको नॉर्मल है तो? वेयर एज कॉन्सेंट्रेट वेरी केयरफुली, अगर एबनॉर्मल है, अगर एबनॉर्मल है तो देखो हम माइनस नहीं करेंगे यहां से। फिर हम क्या करेंगे? एबनॉर्मल है तो लिखो मत, बस समझ लो एबनॉर्मल है तो क्या करेंगे। मुझे बोलो इसका कॉस्ट पर केजी कितना आएगा अभी, अभी इस स्टेज पे? सिर्फ 11.2133। करेक्ट, 11.2133 आएगा सबका। अगर एबनॉर्मल है तो हम क्या करेंगे, इसको 500 केजीज का जो है वो पी एंड एल में डालेंगे एंड 9,500 केजीज का यहीं पे रखेंगे। इज इट करेक्ट? सबको क्लियर है क्या? यस नो, मुझे कुछ तो आंसर चाहिए फास्ट। ओके, ओके, फाइन। बट फ्रॉम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू we should treat it as normal instead of abnormal unless anything is specifically given। तो अब यहाँ पे नॉर्मल ट्रीट करेंगे हम, एबनॉर्मल नहीं करेंगे इसको। अगर नॉर्मल ट्रीट किया है तो फिर ये कुछ नहीं करना चाहिए मैंने से डिवाइड। नॉर्मल है तो क्या करेंगे? इजियर ट्रीटमेंट है, नॉर्मल है तो यहां से माइनस कर देंगे नॉर्मल शॉर्टेज, या फिर ऐसा लिखो शॉर्टेज। उन्होंने नॉर्मल नहीं बोला था, शॉर्टेज लिखो सर। शॉर्टेज वॉज नोटिस, कितना बोला था शॉर्टेज वॉज नोटिस? 500 320।
अब जब भी हम कुछ चीज माइनस करेंगे तो उसको ब्रैकेट में लिखते जाओ। whenever we subtract something, write it in bracket। आप लिखते हो क्या अकाउंट्स में से? कॉस्टिंग एंड फाइनेंशियल मैनेजमेंट में मेक इट अ हैबिट कि आइदर राइट इट इन ब्रैकेट या फिर जब नीचे लिखोगे तो ई माइनस एफ लिखना पड़ेगा आपको। बट इट इज बेटर कि ब्रैकेट में लिखो so that पढ़ने वाले को समझता है कि वो सब्ट्रैक्ट किया है आपने। फिर मुझे बोलो क्वांटिटी रिसीव्ड कितनी है? 9500 एंड 7680, राइट? लेकिन कैलकुलेटर पे ही करो प्रेफरेबली। 7780 वगैरह नहीं होना चाहिए वो गलती से। Okay, now there is one more point which is given by them. Concentrate very carefully. They are saying assume a provision of 2% for further deterioration. Further deterioration, deterioration मतलब deteriorate होना मतलब खराब होना, reduce होना, डैमेज होना, करेक्ट, डिटीरियोरेट होना, क्वालिटी कम होना। अब हम बोल रहे हैं, मतलब वो बोल रहे हैं कि प्रोवाइड 2% फॉर फर्दर डिटीरियोरेशन। मतलब हमें पता है कि वो जो मटेरियल है और 2% डिग्रेड होने वाला है आगे जाके। मतलब ये नॉर्मल है या एबनॉर्मल है? नॉर्मल है, क्योंकि हमें पता है ना, अदरवाइज पता कैसे होगा एबनॉर्मल होगा तो? राइट, इफ दे आर सेइंग कि 2% प्रोवाइड करो मतलब हमें पता है कि नॉर्मली होता ही है 2%। फर्दर मतलब कहां पे कहना है, से शायद स्टोर्स में डैमेज होता है वो। इज इट करेक्ट? या फिर वो निकाल के स्टोर्स में रखेंगे, जब यूज कर दे तब हमें ऑब्जर्व होता है क्या कम हुआ है थोड़ी सी क्वांटिटी उसकी, या कुछ तो प्रॉब्लम हुआ है। तो ये भी नॉर्मल लॉस है, ये एक टाइप का नॉर्मल शॉर्टेज ही है। तो क्या करेंगे इसके आगे? प्रोविजन फॉर फर्दर, करेक्ट, प्रोविजन फॉर फर्दर डिटीरियोरेशन, और 2% कम कर देंगे। 2% ऑफ व्हाट? ई या जी? जी, क्योंकि उन्होंने बोला है 2% फॉर फर्दर डिटीरियोरेशन, मतलब इसके आगे 2% डिटीरियोरेशन होने वाला है, तो 2% ऑफ जी करो। बोलो मुझे कितना आता है? 190 एंड ये पॉइंट में आएगा। इसको रखो पॉइंट में, क्योंकि केजीज कैन बी इन पॉइंट, रुपीज को पॉइंट में पैसे में रखने में मतलब इट हैज नॉट दैट मच वैल्यू। केजीज को यू शुड कीप इन पॉइंट। कितना रहा है? कैन आई कॉल दिस इफेक्टिव क्वांटिटी? कि जिस पे हमें स्प्रेड करना है, कि इफेक्टिवली हमें इस पे स्प्रेड करना है। या फिर वी कैन कॉल इट क्वांटिटी अवेलेबल, कि इतनी क्वांटिटी अवेलेबल होगी हमारे प्रोडक्शन के लिए, क्वांटिटी अवेलेबल फॉर प्रोडक्शन। टेल मी कितना आ रहा है माइनस करके दोनों? हम्म, एंड ओके। अब निकाल सकते हैं कॉस्ट पर केजी। अब केस में जो भी डिवीजन का पॉइंट आ रहा है वो करो। मेरे यहाँ पे अकॉर्डिंग टू दिस डी डिवाइडेड बाय आई आ रहा है वो। एंड टेल मी कितना आता है? $10.74। वापस। ओके, एंड
ओके 4 to 6 आ रहा है तो 4 3 कर दो उसको। हाँ कॉस्ट पर केजी कैसे निकालेंगे श्रावणी? टोटल कॉस्ट निकाला है हमने, अब क्वांटिटी भी निकाली है तो डिवाइड करो, राइट? तो कॉस्ट पर केजी मिल जाएगा। हम्म। कितने मार्क्स को आएगा ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में? दो दो कौन बोला? अल्ताफ। क्या अच्छा नहीं, दो भी नहीं मतलब। अब ज्यादा ही टफ लग रहा है कि आपको इंटर एग्जाम मतलब। नहीं 2 मार्क्स के लिए ही आएगा इतना। एक्चुअली हमारे कॉस्टिंग के पेपर में सिर्फ 5 और 10 मार्क्स के क्वेश्चन होते हैं, तो 5 मार्क्स को आएगा ये क्वेश्चन आया तो। क्योंकि 2 मार्क्स का है तो मतलब करेक्ट है एक्चुअली। इसका वर्थ एक्चुअली है मेरे अकॉर्डिंग तो। मतलब मुझे तो लगता है 1 मार्क का है वो क्वेश्चन, बट प्रेजेंट करने में ही आपको टाइम लगेगा ना, तो पूछ नहीं सकते इतना 1 2 मार्क्स को। हाँ अगर एमसीक्यूज होते तो पूछते फिर 1 मार्क को इतना डायरेक्टली। हाँ होने चाहिए था आइडियली, फिर और डिफिकल्ट होता कॉस्टिंग का पेपर। क्या 40 मार्क्स का क्या? यही क्वेश्चन? अच्छा नहीं फिर तो आकांक्षा तुम्हारे इसमें एक भी नहीं आएगा अब ये क्वेश्चन। होगा होगा वैसे ही होगा। वही वही बस सेइंग 20 मार्क्स, अच्छा बहुत ही ज्यादा एक्सपेक्टेशन है। ओके नहीं हमें एमसीक्यू नहीं है, एमसीक्यू होना भी नहीं चाहिए पेपर, क्योंकि ये वर्किंग ही तो रिलेवेंट है हमारे, हमें कैसे आंसर आता है एंड हाउ वी वर्क इट आउट, अभी एट इंटर लेवल एटलीस्ट। एट फाइनल लेवल इट मेक सेंस कि स्टडी बेस्ड पेपर है तो, बट वहां पे नहीं है, वहां पे भी रिटर्न पेपर होता है। डन। किसी को कुछ डाउट इसमें? ओके एक बार वापस पेपर का स्ट्रक्चर बता दो आपको चाहिए तो। सेम होता है मतलब बाकी पेपर के, क्वेश्चन 1 इज कंपल्सरी, क्वेश्चन 2 3 4 5 6 इसमें से इन्हीं 4 सॉल्व करने होते हैं। हर एक क्वेश्चन 20 20 मार्क्स का होता है, इसमें 4 क्वेश्चन होते हैं 5 मार्क्स के, एंड बाकी इसमें आइदर 5 5 मार्क्स के होते हैं या 10 मार्क्स के होते हैं, डिपेंड्स। ये क्वेश्चन थियरी होता है, बट नॉट नेसेसरली। नवंबर के एग्जाम में कहीं पे भी थियरी आई थी बीच बीच में, तो ये छोड़ के सब, ये छोड़ के सब कुछ। हाँ मतलब आइडियली अपनी थियरी छोड़ दी पूरी, तो भी यू कैन राइट एंटायर पेपर। बट अगर नवंबर के एग्जाम के जैसा हुआ कि यहाँ पे एक क्वेश्चन आया थियरी का, यहाँ पे एक आया, तो फिर वो मार्क्स चले जाएंगे आपके। तो इसलिए थियरी करना इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट, एंड इन केस न्यूमेरिकल क्वेश्चन कोई नहीं आ रहा है आपको, तो फिर थियरी पे जाना पड़ेगा आपको। बट एज मच एज पॉसिबल ये क्वेश्चन अवॉइड ही करना है, 6th क्वेश्चन। नहीं नहीं पढ़ना है, लेकिन मैं बोल रहा हूँ अवॉइड करना है उसको एग्जाम में, क्योंकि फुल मार्क्स मिल सकेंगे क्या इसमें कभी? तो उसको एज मच एज पॉसिबल अवॉइड करना है आपने। एज मच एज पॉसिबल ट्राई टू बी डन विद ऑल दिस। उसमें भी थियरी है तो कुछ नहीं कर सकते, बट ठीक है। सो नेक्स्ट, आईपीसीसी लिमिटेड नहीं, पहले यहाँ पे आओ। लेट्स रीड क्वेश्चन 6, सॉल्व इट बाय योरसेल्फ, मुझे फाइनल आंसर बोलना है डायरेक्टली।
Mrs. K2S Limited purchased 850 kg of material A, in respect of which following charges were incurred. Basic price of material was 600 per kg. However, owing to good relations, supplier gave trade discount of 5%. Further 2% discount was also given on payment, which was made one day after the purchase. Also 2% discount was given on list price. List price मतलब कौन सा, लेकिन 600 पे या 600 में 5% माइनस करने पर उस पे 2% लेना है, 600 लेना है, करेक्ट। लिस्ट प्राइस मतलब क्या होता है? लिस्ट मतलब लाइक बिजनेस का जो मेन्यू कार्ड या कैटलॉग होगा वो, उसको लिस्ट बोलते हैं। तो वहां पे जो प्राइस लिखी है तो ऑब्वियसली 600 लिखा होगा, तो उस पे 2% लेना है। सिंस द परचेस वॉज मेड इन बल्क, since the transport route passed through a cantonment area, rupees 2500 road tax was levied. Supplier charged 18% GST, SGST and CGST मिलके total है वो, of which credit was taken. 15,000 rupees needed to be paid as fine since proper documentation was not made during transport. Transit insurance of 3,000 was paid to insure against loss. Find cost per kg to be recorded in cost records. With proper presentation, find the answer. Okay, I'm going to ask any one of you randomly to send me photo of your answer on WhatsApp. तो प्रॉपर प्रेजेंटेशन करना है सबने, कंपलसरी। अगर आपको वो क्वेश्चन बैंक नहीं ओपन करना है तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो। मैं स्क्रीन ऑफ कर रहा हूँ अब, एंड आई ऑल्सो सॉल्व इट हियर, देन मैं स्क्रीन शेयर करता हूँ वापस आपका होने के बाद। स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लो किसी को। सो आई एम टर्निंग ऑफ द स्क्रीन। Proper calculation should be shown, proper reasoning should be shown for each point. अगर आपको कहीं पे लगता है तो नीचे नोट्स लिखने चाहिए आपने। लेट्स सी प्रेजेंटेशन कैसे करते हो, ठीक से करते हो क्या? जो आइटम्स आप नहीं इंक्लूड कर रहे हो उनके लिए नोट लिखो नीचे। लाइक फॉर एग्जाम्पल मुझे बोलो, आप 2% डिस्काउंट जो पेमेंट पे दिया है वो इंक्लूड, वो डिडक्ट करेंगे क्या हम?
नहीं तो वहां पे स्किप करो टेबल में और नीचे नोट्स लिखो, उसमें फर्स्ट पॉइंट लिखो कि कैश डिस्काउंट ऑफ 2% इज इग्नोर्ड सिंस इट इज अ वाई, क्यों, सिंस इट इज अ फाइनल कॉस्ट। हुआ क्या, अब तक होना चाहिए था। हाँ तो हर चीज मतलब दो ही तो चीजें है। फास्ट। एक्चुअली तीन चीजों का आएगा। हम्म। 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 कौन सा वाला? क्वांटिटी वाला? क्वांटिटी वाला? ओके, अरे तुमने ही बोला अभी लिस्ट प्राइस मतलब क्या। हाँ करेक्ट, मतलब ओरिजिनल पे देना पड़ेगा ना। हम्म। ओके, आइडियली जीएसटी का जो क्रेडिट मिलेगा ना आपको, उसका भी नोट लिखो कि आपने कंसिडर क्यों नहीं किया, क्योंकि क्रेडिट अवेलेबल है इसलिए आपने कंसिडर नहीं किया, ऐसा लिख दो आप। हम्म। टैक्स का कैलकुलेट एक्चुअली वो 18% कैलकुलेट करने की जरूरत ही नहीं ना फिर अब। हाँ मतलब अमाउंट बोलो ही मत उसका, सिर्फ नोट लिखो उसके बारे में। हाँ। 4,90,000 टोटल कॉस्ट आ रहा है सलोनी, नो वापस। अच्छा। ओके, मुझे होने के बाद अल्ताफ एंड विश्वजीत, मुझे फोटोज भेजो व्हाट्सएप पे आंसर के। क्योंकि क्लासरूम में कैसे 479,800 इज करेक्ट। क्या करना है हमें, जीएसटी को नहीं इंक्लूड करना है, राइट? क्यों नहीं इंक्लूड कर रहे हैं हम? करेक्ट, तो वही लिखो फिर लाइन में, एक लाइन में, सिंस क्रेडिट इज अवेलेबल, जीएसटी इज नॉट एडेड टू कॉस्ट, बस। हम्म। करेक्ट, लेकिन अल्ताफ कैसे होता है देखो, इवन इफ कुछ सेल नहीं हुआ सपोज इस पीरियड में, तो भी वो क्रेडिट हमें मिलता है आगे जाके, इट इज नॉट लाइक वो क्रेडिट नहीं मिलता हमें। तो इसलिए क्रेडिट अगर अवेलेबल है तो वो इन एनी केस मिलेगा हमें। और इनकेस हमने कुछ नहीं किया, वो बंद कर दिया बिजनेस, तो रिफंड मिल जाएगा हमें उतना। हाँ यस। हम्म। करेक्ट। अभी मैंने क्वेश्चन पढ़ते वक्त ही बोला 2% ऑफ लिस्ट प्राइस बोला है, लिस्ट प्राइस मतलब 600 रुपीज, 600 रुपीज मतलब कहने से 5,10,000 वाला ही। करेक्ट श्रावणी?
समझा क्या? भेजो भेजो, एटलीस्ट प्रेजेंटेशन समझना चाहिए। अच्छा, अल्ताफ एंड विश्वजीत। तुम्हारा कितना आया? वापस, वापस करो करो, 5 मिनट के लिए, अदरवाइज आई शो द स्क्रीन। अरे तुमने कॉस्ट पर केजी कहाँ पे निकाला है अल्ताफ? वापस मतलब ऐड करो तुम। करेक्ट, अदरवाइज इट इज ओके। विश्वजीत डन। ओके करो। वैभवी 444110 वापस। करेक्ट। कॉस्टिंग में मुझे वापस बोलने का और ज्यादा चांस मिलेगा मैथ्स से। हाँ, प्रेजेंटेशन, दिस प्रेजेंटेशन इज गुड अल्ताफ। हैंड राइटिंग इट इज ओके, इट डज नॉट मैटर। सिर्फ वो समझने जितना अच्छा हुआ तो भी ओके। अल्ताफ इसमें व्हेन यू शो, देखो तुमने कैसे लिखा है, ए पॉइंट बी पॉइंट में ट्रेड डिस्काउंट लिखा आप, 5% ऑफ 600, इतना ही मत लिखो ना। आइडियली तुमने कैसे लिखना चाहिए, 5% ऑफ 600 इंटू 850 लिखना चाहिए, राइट? हाँ, या फिर डायरेक्टली 5% ऑफ ए कर दो वहां पे, सो दैट तुम्हें कुछ नहीं करना पड़ेगा। ये छोटी छोटी चीजें अभी मैटर नहीं करेगी इतनी, बट व्हेन यू गो टू सम कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चंस तो थोड़ा सा मैटर कर सकता है। जीएसटी नहीं समझ रहा है, ओके श्रावणी टेल मी, जीएसटी का क्रेडिट अवेलेबल है या नहीं है, क्या दिया है क्वेश्चन में? है। अगर क्रेडिट अवेलेबल है तो हमारे लिए वो कॉस्ट है या कॉस्ट नहीं है? कॉस्ट आहे, अच्छा कॉस्ट है। क्रेडिट अवेलेबल है तो नहीं है, क्योंकि क्रेडिट अवेलेबल है मतलब क्या, हमें वो वापस मिलने वाला है। मतलब इट इज नॉट अ कॉस्ट फॉर अस। कॉस्ट ही नहीं है तो कहने से मतलब इग्नोर ही करना है हमें उस पॉइंट को, राइट? हम्म। तुम्हारा क्या है? वापस। नहीं नहीं, तुम निकाल फिर बोलता हूँ। हाँ बोलो क्या। हाँ, 479800 इज करेक्ट। आकांक्षा, यू आर सेइंग समथिंग। सलोनी, दैट इज करेक्ट। गुड। डन, ओके। विश्वजीत, एनीथिंग? हाँ, टोटल कितना है आकांक्षा बोलो, क्योंकि वो राउंड ऑफ भी हो सकता है ना पर यूनिट वाला। टोटल से चेक करते हैं इंस्टेड ऑफ पर यूनिट। करेक्ट विश्वजीत। कंप्लीट करके सेंड मी अ फोटो अलोंग विथ ऑल द नोट्स। करेक्ट श्रावणी। करेक्ट भाई भाई प्रगुन, तुमने ना जो मुझे आंसर बोला था वो सिर्फ डिस्काउंट माइनस करके करने के बाद आने वाला आंसर था। हाँ।
करो फास्ट। हम्म। आकांक्षा, यस आ रहा था तुम्हारा आवाज, बोलो वापस माइक ऑन करके। करेक्ट, 479 800 इज करेक्ट। चलो कोई भी पेंडिंग है तो बोलो। विश्वजीत फोटो भेजो सो दैट आई विल शेयर द स्क्रीन। हाँ, 479 800 करेक्ट मोहम्मद। अरे ये नहीं, नहीं नहीं अब क्या है, रुको, कनेक्ट करता हूँ वापस, एक सेकेंड। दिख रहा है सबको स्क्रीन? ऑल्सो चेक इफ यू हैव रिटन ऑल द नोट्स प्रॉपरली। तीनों, कैश डिस्काउंट के बारे में लिखना पड़ेगा, फाइन के बारे में लिखना पड़ेगा, जीएसटी के बारे में लिखना पड़ेगा, इन योर ओन वर्ड्स। विश्वजीत पाठतो का आजच्या दिवसात? पाठवलं पाठवलं, ओके। हाँ, और एक मिस्टेक है अल्ताफ तुम्हारे इसमें, ग्रामेटिकल बोलूँ क्या? नहीं, इंक्लूडेड नहीं तो क्या बोलता हूँ मैं। विश्वजीत दिस इज गुड, बट एक फाइन के बारे में भी नोट ऐड कर दो वहां पे बस, ओके। हाँ, एंड प्रेफरेबली विश्वजीत ऐसे हेडिंग्स, मतलब ऐसे सीरियल नंबरिंग करते जाओ, ए बी सी डी। तुमने डायरेक्टली लिखा है राइट, सो दैट तुम्हें एडलेस नहीं लिखना पड़ेगा, क्योंकि अभी तो ठीक है तुम एडलेस कर पा रहे हो विश्वजीत, लेकिन प्रॉब्लम क्या होगा अगर कभी तुम्हें ऐसे करना है, सपोज ये एफ पॉइंट है एंड वो ऐसे लेना है, सपोज सपोज तुम्हें ऐसे लेना है 5% ऑफ बी, तो फिर तुम्हारे इसमें तुम्हें पूरा लिखना पड़ेगा ना, कि 5% ऑफ ट्रेड डिस्काउंट वगैरह इतना। तो अच्छा है कि वो नंबरिंग करते जाओ, सीरियल नंबरिंग अभी से आदत डाल दो सब लोग। ओके। अल्ताफ तुमने लिखा है फाइन इज नॉट इंक्लूडेड इन मटेरियल कॉस्ट, चाहिए तुमने टू मटेरियल कॉस्ट लिखा है। नहीं, मैं तो चेक करते वक्त, मैं टेस्ट चेक करते वक्त ग्रामर और स्पेलिंग्स भी देखता हूँ। हाँ, आइडियली वो नहीं देखेंगे फाइनल एग्जाम में। हाँ हाँ, क्यों अलग लिखते हुए कुछ? आपको जनरली फुल मार्क्स ऐसे एकदम परफेक्ट होगा तो ही फुल मार्क्स मिलता है। कॉस्टिंग में इट इज पॉसिबल। तुम्हारी नहीं, हैंड राइटिंग की वजह से। हाँ, हैंड राइटिंग अच्छा हो तो इट इज एन एडवांटेज, बट नहीं अच्छा हो तो भी ओके, मतलब ऐसा कुछ नहीं। चलो इस क्वेश्चन पे आते हैं, फोर्थ नहीं, क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं, 3, आईपीसीसी लिमिटेड का क्वेश्चन। दिख रहा है सबको स्क्रीन पे? चलो सॉल्व अब तक आना चाहिए था फास्ट। हाँ सॉल्व, रीड सॉल्व बाय योरसेल्फ। उन्होंने जीएसटी के बारे में कुछ नहीं दिया है उस क्वेश्चन में। अगर कुछ नहीं दिया है तो आप आइडियली क्या अज्यूम करोगे? क्या अज्यूम करना इजी है हमारे लिए एग्जाम में? क्रेडिट अवेलेबल है ऐसा अज्यूम करना इजी है, तो ऐसा ही अज्यूम करना है, बट यहाँ पे लेट्स अज्यूम कि क्रेडिट इज नॉट अवेलेबल। चलो,
जीएसटी क्रेडिट इज नॉट अवेलेबल, ऐसा अज्यूम करते हैं, चलो ऐसे ही मतलब। हम्म, ऐसा नहीं करना है हर बार क्रेडिट अवेलेबल ऐसा ही अज्यूम करना है। बट यहाँ पे लेट्स अज्यूम इट इज नॉट अवेलेबल। लेट्स सी हाउ मेनी ऑफ यू गेट करेक्ट आंसर्स फॉर ए जेड एंड बी वाई बोथ द मटेरियल्स। ये वो पहले वाले क्वेश्चन के जैसा है। अगेन टेक स्क्रीनशॉट इफ यू वांट सो दैट आई विल टर्न ऑफ द स्क्रीन एंड आई विल सॉल्व इट ऑन माय स्क्रीन। ओके, तो मैं बंद कर रहा हूँ स्क्रीन। लेट्स सी लॉजिकली बाइफरकेट कैसे करते हो। नो डाउट्स टिल द एंड। खुद का आंसर लाओ फिर डाउट्स करो, डाउट्स पूछो। मेक लॉजिकल अजम्पशंस जहां पे आपको लग रहा है।
Once you're done, Vaibhavi and Akanksha, send me photos of your calculations. हम्म जीएसटी का क्रेडिट नॉट अवेलेबल ऐसा अज्यूम करना है। हाँ हाँ करेक्ट, तो वो आई डोंट नो, कैसे सोचो आप कैसे करना है। जीएसटी को बायफरेट कैसे करना है, यू हैव टू थिंक। ठीक है बोलो, अगर बोलना है तो कैसे करोगे बायफरकेट जीएसटी को, व्हाट इज द लॉजिकल बेसिस टू बायफरकेट जीएसटी। एनीवन, आकांक्षा क्या किया है तुमने। करेक्ट, टोटल कॉस्ट के बेसिस पे करना चाहिए। मतलब कैन आई से इट शुड बी बाइफरकेटेड इन द रेशियो ऑफ 10,000 इज टू 10,400। हम्म क्योंकि जीएसटी कॉस्ट वैल्यू पे लगता है, जीएसटी वेट पे नहीं लगता है। समझा आकांक्षा। टोटल कॉस्ट मतलब कौन सा, मुझे बोलो फ्रेट ऐड करेंगे क्या जीएसटी के लिए। जीएसटी तो गुड्स पे लगता है। हाँ मतलब कहने से वो तो दिया ही है ऑलरेडी, 10,000 एंड 10,400। कहने से आकांक्षा उसके ही बेसिस पे डिवाइड करना है सिर्फ। हाँ बट मुझे बोलो जीएसटी जब परसेंटेज में लगता है, हम जब बिल्स वगैरह होटल में वगैरह बिल आता है हमें, तो मुझे बोलो वो जीएसटी क्वांटिटी पे लगता है या वैल्यू पे लगता है आकांक्षा। वैल्यू पे राइट, तो क्वांटिटी का कुछ लेना देना है क्या जीएसटी के लिए। नहीं। वही एंड आकांक्षा, सेंड मी योर फाइनल आंसर्स। हाँ बोलो काव्या। क्या 2.5 और 3.25। अच्छा, अगेन मुझे बोलो उसको कॉस्ट पर केजी के रेशो में डिवाइड करेंगे क्या हम। विल बी डिवाइडेड इन द रेशो ऑफ 2.5 इज टू 3.25। लॉजिकल क्या लगता है काव्या तुम्हें, बोलो मुझे। हाँ, टोटल कॉस्ट मतलब। हाँ तो खुद को ही पता है, फिर क्यों ऐसे पूछ रहे हो कि 2.5 3.25 पे करना है कैसे। हाँ अरे करेक्ट है, तुम्हारा खुद का ही लॉजिक करेक्ट है काव्या, तो फिर खुद पे ही क्यों डाउट कर रही हो। करेक्ट है ना, 10,000 इज टू 10,400। मुझे बोलो काव्या, अगर ऐसा है कि एक मटेरियल का सिर्फ एक ही केजी परचेस किया एंड दूसरे मटेरियल का 1 करोड़ केजी परचेस किया, तो कहने से कि 2.5 इज टू 3.25 इस रेशो में डिवाइड करने में कुछ पॉइंट ही नहीं है फिर। क्यों वेट पे हो जाएगा 10,000, अच्छा मतलब 10,000 एंड 10,400 ये आपको क्वांटिटीज लग रहा है क्या। अरे लेकिन ये क्यों, वो क्वांटिटी है ही नहीं। अरे रुको, अरे लेकिन मुझे बोलो, इज दिस, ये अमाउंट ऐसा लिखा है उन्होंने, अमाउंट। हाँ तो अगर ये अमाउंट है तो ये अमाउंट है ना, मतलब तो ये क्वांटिटी नहीं है। ऐसा मत करो, सिली मिस्टेक्स मत करो। ये इसी यही स्कोप है कॉस्टिंग में, बहुत बार मिस्टेक होता है लोगों का। अच्छा इसलिए आकांक्षा तुम पूछ रही थी किस पे करना है, और काव्या भी। ओके। ओके मैं आंसर दिखाता ही हूँ, एक सेकंड ना, आंसर ही दिखाता हूँ मैं। जस्ट अ सेकंड। मुझे बोलो तब तक काव्या एंड आकांक्षा समझा क्या तुम्हें पहले क्लियरली। हाँ काव्या, ये क्या है, 10,000 अमाउंट है, तो फिर
कैन आई से काव्या इसके ही बेसिस पे डिवाइड करेंगे अब डायरेक्टली। एंड काव्या मुझे बोलो क्वांटिटी कैसे निकालेंगे फिर इससे हम? करेक्ट, डिवाइड करके, मतलब उल्टा है यहाँ पे कि यहाँ पे हमें क्वांटिटी निकालनी है, अब तक हमें कॉस्ट निकालना पड़ रहा था। गॉट इट? करेक्ट करेक्ट करेक्ट, अब तक हमें ये निकालना पड़ रहा था, क्वांटिटी दे के रखी थी उन्होंने। फाइन, गुड। करो एंड मुझे फोटो भेजो होने पर, तब तक मतलब ठीक है, आंसर अब शो करता हूँ मैं, चेक कर सकते हो, अगर हुआ है तो। नहीं हुआ है तो मत देखो स्क्रीन पे। क्या? कोई तो कुछ बोल रहा था लेकिन मैं सुना ही नहीं दिया वापस। नहीं, अल्ताफ और आकांक्षा दोनों एक साथ बोले मुझे, अब वापस नहीं सुनाई दिया अभी भी। अल्ताफ बोलो क्या? नहीं बोला, ठीक है। आकांक्षा क्या बोल रही थी? ओके। हाँ हाँ, कर कर, ठीक है ना, पहले से करो और भेजो। लेक्चर होने के बाद फोटो भेजो तो भी चलेगा, लेकिन भेजो नेक्स्ट 5-10 मिनट्स में। तब तक सब लोग चेक करो, जिनका आया है चेक कर लो। हाँ, लास्ट पॉइंट मतलब फर्दर 5% प्रोविजन। करेक्ट, जो हमने फर्स्ट क्वेश्चन में किया वैसे एग्जैक्टली exactly, कि क्वांटिटी परचेस्ड है इतना, ये क्वांटिटी परचेस्ड आई क्या श्रावणी तुम्हारी? हम्म फिर उससे पहले नॉर्मल लॉस माइनस किया 4% एंड 5%। फिर उन्होंने बोला फर्दर 5% प्रोविजन इज डिजायर्ड, तो उस पर वापस 5% और क्वांटिटी माइनस कर देंगे, क्योंकि हमें पता है आगे कि और 5% लॉस होने वाला है। ओके, हाँ करता हूँ। काव्या and आकांक्षा, आप मुझे बोलो जीएसटी आपका करेक्ट आया है क्या? हाँ, गुड। अच्छा, फ्रेट किस में किया तुमने? फ्रेट भी वैल्यू में किया क्या? अरे हाँ, तुम्हें फ्रेट भी चेंज करना पड़ेगा, करेक्ट। तुमने फ्रेट भी उस पे किया होगा। आकांक्षा, तुम्हारा भी देखो अब करेक्ट आया है क्या? सही है ना प्रगुण, ठीक है, गुड। ये क्वेश्चन, हाँ, ये भी 5 मार्क्स पे आना चाहिए अकॉर्डिंग टू मी। कभी कभी हाँ, जीएसटी का एक्चुअली वो क्वेश्चन में ही लिखा है, तो फिर नोट भी लिखने की जरूरत नहीं, मैंने बस ऐड कर दिया है। हाँ, गुड। अगर क्वेश्चन में वो लिखा है जीएसटी के बारे में, नो नीड टू राइट अ नोट, मैंने ऐसे ही लिख के रखा है। कुछ बार क्वेश्चंस में कुछ बार कैसे होता है, पेपर में बहुत छोटे क्वेश्चंस भी 10 मार्क्स को आते हैं, तो वो तो बोनस होगा आपके लिए। हाँ हाँ हाँ, नहीं तुम्हें, मतलब तुमने 5% ऑफ ई माइनस एफ लिखा, राइट? बट अब मैं बोलता हूँ, क्यों ऐसे प्रेफरेबली बीच में स्टेप्स लिखो सब टोटल के, क्योंकि जब एग्जामिनर चेक कर रहा होता है अल्ताफ, तो सपोज सपोज तुम्हारा ऐसा हुआ कि तुम्हारा यहाँ पे कुछ मिस्टेक हुआ, हम्म, तो कहने से एग्जामिनर को एटलीस्ट समझा कि यहाँ तक करेक्ट थे तुम, राइट? इसलिए हमेशा करने की आदत डाल दो। हाँ, तो मेक हैबिट की बीच में सब टोटल लेते जाओ हमेशा, जहां पे रिलेवेंट है, जहां पे आगे जाके ऐसा होने वाला है कि ऊपर के सब टोटल पे कुछ करना है, तो सब टोटल लो, सो दैट अगर बाय चांस कहीं पे मिस्टेक हुआ यहाँ पे, तो एग्जामिनर को एटलीस्ट ये समझेगा कि यहाँ तक यू आर राइट। अदरवाइज वो एग्जामिनर इतना भी नहीं दिखेगा, फिर वो ये देख के छोड़ देगा कि ये टोटल 4000 है और ये अलग ही आ रहा है, तो मतलब रॉन्ग है, और जीरो दे देगा। दैट शुड नॉट हैपन, बीच में टोटल लिखा तो एटलीस्ट उसको समझेगा कि ठीक है, यहाँ तक उसका करेक्ट था, तो स्टेप मार्क्स दे देते हैं। इसलिए मेक इट अ हैबिट, जहां पे रिलेवेंट है वहां पे सब टोटल लेते जाओ। ओके, बाकी लोग लेट मी नो आया क्या? मोहम्मद, विश्वजीत, आया आंसर? यस, नो?
तुम्हारा भी वही मिस्टेक हुआ था? अरे ऐसा कैसे किया इतने सारे लोगों ने? और किसने किया था ऐसा मिस्टेक? अरे विश्वजीत ने भी किया था, ओ। 10,000 लिया था। अरे लेकिन यहाँ पे इतना से ये अमाउंट क्यों ऐसे लिखा है फिर उन्होंने टाइम पास के? अच्छा, पुराना क्वेश्चन ऐसा था इसलिए। गुड। फिर ऐसे नोट लिखेंगे जरा नीचे कि इट हैज बीन अज्यूम्ड दैट अमाउंट ऑफ 10,000 इज क्वांटिटी। वही सीक्वेंस में गड़बड़ हो रही है, ओ। सीक्वेंस, अरे यार लाइट गए, रुको। हाँ, ग्रीन स्क्रीन लगाया है। रुको, मैं वो ग्रीन स्क्रीन ऑफ कर देता हूँ। कितना बुरा दिख रहा है। हाँ। ठीक है, वही एक याद रखो कि हाँ, वही एक चीज याद रखो कि सीक्वेंस में तब गड़बड़ नहीं होगी अगर लॉजिकली सोचते जाओ, मतलब डोंट रिमेम्बर इट। ये सीक्वेंस क्या होता है, बहुत बार मेमोराइज करने के लिए होता है, अच्छा इसके बाद ये ऐड करना है, इसके बाद ये ऐड करना है, वैसे मत करो। प्रेफरेबली कैसे करो, लॉजिकली जाओ कि जो सीक्वेंस क्वेश्चन में दिया है, गो बाय दिस, कि इसके बाद ये करना है, फिर ये ऐड करना है या नहीं, फिर नेक्स्ट आइटम करना है या नहीं, दैट्स इट। बस इतना याद रखना है कि कॉस्ट, क्वांटिटी, डिवीजन, बस। उसमें सीक्वेंस कैसे भी हो, डज नॉट मैटर। गॉट इट? Let me know when everyone gets an answer, then we'll stop for today. हाँ, 9 बज गए ना, थोड़ा सा एक 5 मिनट लेट स्टार्ट किया था। सी, एक याद रखो कि हमें वो सिर्फ लॉजिक का देखना है, सिली मिस्टेक्स नहीं होनी चाहिए, क्योंकि क्या होता है ना, कॉस्टिंग में सबसे ज्यादा मार्क्स सिली मिस्टेक्स की वजह से जाते हैं स्टूडेंट्स के। एंड कैसे होता है, अब देखो आपने जो मिस्टेक किया सब लोगों ने, कि अमाउंट को क्वांटिटी दिया। अब वो मिस्टेक, आपको कितना भी कंसेप्ट आ रहा हो, 100% क्लियर हो आप कंसेप्चुअली, फिर भी वो मिस्टेक किया तो सब कुछ गया, राइट? तो ऐसे मिस्टेक्स नहीं होने चाहिए। अगर आपको कंसेप्ट ही नहीं पता है, तो फिर मैं एक बार बोलूंगा कि ठीक है, वैसे भी आपको कंसेप्ट ही नहीं पता तो मिलने ही नहीं वाले थे मार्क्स वैसे भी। बट कंसेप्ट पता था, फिर भी क्वांटिटी को अमाउंट लिख दिया, ऐसा नहीं होना चाहिए। सो लेट मी नो व्हेन यू आर डन, देन विल स्टॉप। डन, आया आंसर सेम? ओके, गुड। विश्वजीत, सेम आया आंसर? ओके, गुड। मोहम्मद, आकांक्षा? अरे, ओके, ये गूगल गूगल असिस्टेंट ऑन हो गया कुछ, तो मैं ओके बोला था फोन पे, बोलने लगा कुछ तो। अरे क्या, हियर इज सम रिजल्ट बोल रहे। डन श्रावणी, ओके। आकांक्षा, वैभवी? फास्ट। आकांक्षा, वैभवी, फोटो भेजना है, फास्ट फास्ट फास्ट। सलोनी, गॉट इट? हाँ। नहीं नहीं, 2 डिजिट तक ही लो, मैंने 4 डिजिट तक लिखा क्योंकि चेक करने के लिए बस। 2 डिजिट तक ही लो, 2.91 एंड 3.80 लिखा तो भी इट इज ओके। इनफैक्ट उतना ही लिखो, क्योंकि वैसे भी हम पैसे के नीचे नहीं जाते। हाँ। चलो, इफ एवरीवन इज डन, देन क्वेश्चन 4 इज होमवर्क फॉर टुडे, so that tomorrow we can go to next concept. फाउंडेशन लिमिटेड का क्वेश्चन है वो, होमवर्क ले लो। काव्या, आकांक्षा, विश्वजीत, मोहम्मद, ये क्या है, ये क्या होता है अमाउंट मतलब? ये क्या होता है, टोटल होता है, गुड। क्या होता है क्वांटिटी, मतलब क्या होता है? यूनिट्स होते हैं, हाँ। नहीं नहीं, बता के रख रहा हूँ वैसे। हाँ, एक बार।
और ये रेट मतलब ये भी रुपीस में होता है, रेट जनरली रुपीस में होता है शायद। हम्म, नहीं ना। अरे ऐसे ही बोल रहा हूँ मैं। ओके। अब तो मैं आपको सुनाऊंगा, वैसे भी पता है आपको, मैं तो सुनाता हूँ एक बार हुआ तो, राइट। ओके, ठीक है देन, लेट्स स्टॉप फॉर टुडे। आकांक्षा एंड वैभवी, नेक्स्ट 3 मिनट्स के अंदर मुझे क्वेश्चन फोटो चाहिए आपको व्हाट्सएप पे। हम्म, ठीक है। चलो देन, नोट एक ही है, नोट जीएसटी का, इनफैक्ट क्वेश्चन में है तो लिखा नहीं तो भी चलेगा। यहाँ पे क्वेश्चन में नहीं था, हमने ऐड किया था इसलिए मैंने नोट लिखा है वहाँ पे नीचे। इट इज ओके इफ यू डोंट राइट इट। तो चलो, आज के लिए लेट्स स्टॉप हियर फॉर टुडे। होमवर्क करो, कल मिलते हैं, ओके। चलो बाय एवरीवन। यस बाय।